वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिविजिबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इज 1.2 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हम देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट क्या है और प्लस हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरम। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या चीजें आने वाली है, एक तो वो आएगी, सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम है। देन जो सेकंड एक्सरसाइज है मेनली काम कर रही है जीसीडी के अराउंड, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के अराउंड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। तो आज का हमारा जस्ट टॉपिक है कि डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट क्या है, देन डिवीजन एल्गोरिथम को हमें प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, एल्गोरिथम का मतलब क्या है। आप सी में भी पढ़ चुके होंगे कि आप कोई भी चीज बना रहे हो, उसको आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो एल्गोरिथम मतलब क्या है, जैसे कि आप दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, सपोज ए और बी दो नंबर्स हैं, इनको आप ऐड करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे पहले ए और बी को आप इनपुट करवाते हो कि ए बी की वैल्यू एग्जैक्टली है कितनी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू पता होने के बाद आपका सेकंड स्टेप रहेगा कि आपको एडिशन आना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मतलब आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ये जो एडिशन है मान लो किसके अंदर चली गई है, सी के अंदर चली गई है। फिर थर्ड रिजल्ट रहेगा कि जो सी आया है, सी को हमें क्या करवा देना है, मतलब हमें ये पता है कि जो आउटपुट का काम है, मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर है, सी के अंदर स्टोर है। ठीक है, मतलब एल्गोरिथम मतलब किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज को जो भी आप करने वाले हो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, इसमें हम डिवीजन एल्गोरिथम का रूल फॉलो करेंगे और ये बार बार हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम हम देखेंगे कि आगे जीसीडी निकालने के काम आती है। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हम डिवीजन की प्रोसेस को बार बार रिपीट करने वाले हैं और डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिवीजन की स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने वाले हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम की सबसे पहले तो स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रही है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट के लिए कह रहे हैं कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, फिर प्लस कंडीशन दी हुई है वेयर बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर बी इज पॉजिटिव, देन there exist unique numbers q and r, unique numbers q and r such that a is equal to bq plus r where r is between 0 to b। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको दो इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, ए और बी। सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है कि जिससे आप डिवाइड करने वाले हो, यानी बी से हम डिवाइड करने वाले हैं ए को, तो जिससे आप डिवाइड करने वाले हो यानी दैट इज डेनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर। तो आपको दो नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो कि यूनिक होंगे, मतलब क्यू की वैल्यू भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती और आर की वैल्यू भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्यू और आर किस तरीके से मिलेंगे कि ए जो है वो बी टाइम्स ऑफ क्यू हो जाए प्लस में आर हो जाए, जहां आर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, b -1 हो सकती है, क्योंकि आर जो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है बी से और इंटीजर है
तो यानी r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, b-1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब ये जो q है इसे हम कहते हैं दिस इज कोशेंट और r जो है वो रिमाइंडर होगा। मतलब आपको सिर्फ एक ही कोशेंट मिलेगा और एक ही रिमाइंडर मिलेगा, एक से ज्यादा कोशेंट और रिमाइंडर नहीं मिल सकते। जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं, सपोज आप ले रहे हो एक 30, ठीक है, a की वैल्यू ले ली 30 और b ले लिया है 5। ठीक है, जब 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस में जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो यानी हो गया 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस रिमाइंडर, यानी Q का काम कौन कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, और R का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। और ये चेक कर सकते हो कि R की ये जो कंडीशन है कि R स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए B से, जो कि फुलफिल हो रही है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। वैसे भी आप देखोगे कि हमने देखा था कि जब हमने ZN में बात की थी, एडिशन मॉडुलो ग्रुप में बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, तो इसके लिए n फॉर्म पॉसिबल थी, n फॉर्म पॉसिबल थी। जैसे कि Z7 में कहा था, Z7 का मतलब क्या था, आप उस मतलब कोई भी इंटीजर लो, जब उसको आप 7 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है उन रिमाइंडर का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, Z7। तो Z7 में हमने देखा था कि पॉसिबिलिटी थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जो रिमाइंडर था, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक आ सकती थी, जो कि 7 से क्या है, हमेशा स्ट्रिक्टली लेस है। तो मतलब इससे भी आप कह सकते हो कि ये रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस थ्योरम का प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो थ्योरम के प्रूफ के लिए कहते हैं कि 2 केस अराइज करते हैं। एक तो केस फर्स्ट है कि कब, जब B जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर दे किसको, A को। अगर B एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है A को, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि एक इंटीजर मिलेगा K, किस तरीके से मिलेगा कि जो A है वो B टाइम्स ऑफ किसके हो जाएगा, K की हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको क्या चाहिए, A जो है वो BQ प्लस में क्या होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए। अब जो B है, B का काम तो ठीक है B कर रहा है, लेकिन Q की वैल्यू कितनी आ गई, क्या Q की वैल्यू कितनी आ गई, K आ गई, और R की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यानी ओवरऑल A को हम लिख सकते हैं BQ प्लस R में। डिवीजन एल्गोरिथम में आपको 2 चीजें प्रूव करनी है। एक तो आपको शो करनी है एग्जिस्टेंस, दूसरी शो करनी है यूनिकनेस। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस एंड देन आपको शो करना है यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस देन यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको प्रूव करना है कि 2 इंटीजर Q और R एग्जिस्ट करेंगे, यानी Q और R आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे कि A जो है वो B टाइम ऑफ Q हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। मतलब आपको एक तो एग्जिस्टेंस शो करनी है, सेकंड शो करना है कि यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब Q और R एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं ले सकते। तो आपको एक चीज प्रूव करनी है, यूनिकनेस। तो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं एग्जिस्टेंस का, एग्जिस्टेंस के बाद हम फॉलो करेंगे यूनिकनेस को। तो एग्जिस्टेंस में हमने फर्स्ट केस अराइज किया। पहला केस क्या था कि जब B A को डिवाइड कर रहा है, तो B अगर A को डिवाइड कर रहा है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से A जो है B टाइम्स ऑफ किसी इंटीजर के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस फॉर्म से कंपेयर कर दे, तो इस केस में जो Q है, Q का काम तो K कर रहे हैं और R का काम क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। और हमने यहाँ कहा था कि R की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। और यानी R एग्जैक्टली 0 होगा। रिमाइंडर कब 0 होगा, रिमाइंडर जब 0 होगा जब वो B जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए किससे, A से। तो ये था फर्स्ट केस जब B A को डिवाइड कर रहा है। अब सेकेंड केस ले लिया। सेकेंड केस क्या है कि B A को डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब B A को डिवाइड नहीं कर रहा है। ऑब्वियस है कि B A को डिवाइड नहीं कर रहा, यानी जो रिमाइंडर आने वाला है R वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 0 है मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि वो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और B से क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। अब B जो है वो तो A को डिवाइड नहीं कर रहा।
अब आप b के इंटीग्रल मल्टीपल लो। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि b को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, जैसे b1, b इंटू में 2, b इंटू में 3, कोई इंटीजर हो, लेकिन यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल की बात करें यानी ये सारे इंटीजर लेने हैं। इसी तरह हो सकता है -b, और क्या हो सकता है -2b, -3b एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो क्यू है हमें शो करने, जो ये क्यू आएगा वो क्या है, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर b a को डिवाइड नहीं करा तो एक रिजल्ट डेफिनेटली होल्ड करेगा कि जो a है वो दो कंजक्टिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b में जरूर लाई करेगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि आप ले लो a की वैल्यू ले ली सपोज 13 है, ठीक है, और b की वैल्यू ले ली सपोज 6 है। ठीक है, अब जो b है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा, सही है, तो कहते हैं कि जो a है ना यानी 13 है b के दो कंजक्टिव इंटीग्रल मल्टीपल में जरूर लाई करेगा। मतलब क्या है, यानी जो 13 है, 13 12 से बड़ा है, और 12 क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, b का, यानी 6 टाइम्स ऑफ 2 है। और इसका नेक्स्ट कंजक्टिव इंटीग्रल मल्टीपल कौन हुआ, b का, 3 इंटू में 6 हुआ, और ये 6 इंटू में 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो मतलब कहता है कि अगर a b से डिविजिबल नहीं है ना, तो a जो है b के दो किसी कंजक्टिव इंटीग्रल में डेफिनेटली लाई करेगा। जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, a की वैल्यू हमने मान ली 15 है और b की वैल्यू सपोज ले ली 7 ले ली, तो कहते हैं कि आपको 7 जो है 15, तो 7 जो है वो 15 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन एक इंटीजर ऐसा मिलना चाहिए कि जो 15 है उन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंजक्टिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7 में लाई कर पाएगा। मतलब आप 15 को ढूंढना है कि 7 के ऐसे दो मल्टीपल जो कि कंजक्टिव हो, जिसके बीच में क्या हो, 15 सैंडविच हो रहा हो, 15 प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हमें ये पता है 7 इंटू में 2, 14 से तो बड़ा है 15, और 21 से क्या है, छोटा है। मतलब आपको दो कंजक्टिव इंटीग्रल मल्टीपल मिल गए हैं किसके, b के, जहां a लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं कि b a को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो b a को डिवाइड चाहे बेशक ना करे, लेकिन कहते हैं कि एक इंटीजर जरूर आएगा कि इंटीग्रल मल्टीपल मतलब k टाइम्स ऑफ b जो है, और इसका जो नेक्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल है यानी क्या हो जाएगा, p k प्लस 1। जैसे ये 7 इंटू में 2 है, तो ये 7 इंटू में क्या बन गया, 2 प्लस में 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू में 2 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 2 प्लस 1। यानी अगर एक bk है तो नेक्स्ट इंटीजर कौन हुआ, k के बाद नेक्स्ट इंटीजर है k प्लस 1 हुआ, तो bk जो है पहला इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इसके कंजक्टिव नेक्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल कौन सा हुआ, b टाइम्स ऑफ k प्लस 1। तो कहते हैं कि b जो a है वो डेफिनेटली इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यानी ये आ चुका है कि जो bk है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन a और bk प्लस 1, यानी आपको एक k मिल रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर गया है k। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, bk इज स्ट्रिक्टली लेस देन a। ठीक है, अब आप इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा bk प्लस b। ठीक, अब क्या करो, तीनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो bk को, तो जब तीनों साइड सब्ट्रैक्ट करोगे bk को, तो ये तो हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा a माइनस में bk, और ये क्या हो जाएगा b। अब a इंटीजर है, b इंटीजर है, k इंटीजर है। सबसे पहले तो a माइनस bk भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब a माइनस bk की ओर जब सोल्व करेंगे कोई ना कोई आंसर आएगा। a माइनस bk का जो आंसर है वो सपोज हमने मान लिया कि c आ रहा है, मतलब जब हमने इसको सोल्व किया आंसर आ गया है c। जैसे कि इस केस में देखिए तो a माइनस bk यानी 13 माइनस में 12 कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, तो a माइनस bk जो है फर्दर एक इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से c। ये शोर है कि इंटीजर हो गया, तो इसका मतलब a किसके बराबर आ गया, bk प्लस में c के बराबर आ गया। अब आपको क्या शो करना था कि a जो है वो bq प्लस में क्या होना चाहिए, r के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो
क्यू का काम कौन कर रहा है, के काम कर रहा है, और आर का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो यानी आपको दो नंबर्स तो मिल गए, क्यू की जगह के मिल गया और आर की जगह सी मिल गया, कि ए को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो। लेकिन एक और कंडीशन चाहिए थी। क्या कंडीशन चाहिए थी, कि जो आर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेकर के बी के बीच में। अब आर ए माइनस बी के, आर का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी की वैल्यू ये तो हो गया सी, और ये लेस देन हो गया, लेस देन हो गया बी से, और ग्रेटर किससे हो गया, 0 से। तो एक आर मिल रहा है जो कि है सी, कि सी की वैल्यू 0 से बी के बीच में है, और एक आपको इंटीजर के मिल रहा है सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर हो रहा है। ठीक है, क्यू की वैल्यू हो गई के और आर की वैल्यू हो गई है सी। मतलब क्या कह रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रही थी, जिसमें हम सबसे पहली चीज एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर दो इंटीजर्स ले रहे हो a और b, जहां b जो है वो पॉजिटिव है और b से आप डिवाइड कर रहे हो a को, तो नंबर मिलने चाहिए सबसे पहले इंटीजर q और r सच दैट a को आप लिख पाओ pq प्लस r, वेयर r की वैल्यू जो है मिनिमम 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू b माइनस 1 होनी चाहिए। तो एग्जिस्टेंस तो प्रूव हो गया कि हाँ डेफिनेटली अगर ए बी का मल्टीपल है तब भी आपको क्यू और आर मिलेंगे, और अगर ए बी का मल्टीपल नहीं है तब भी हम श्योर हैं कि आपको क्यू और आर मिलेंगे। एग्जिस्टेंस तो प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट काम क्या रह गया, नेक्स्ट काम रह गया कि जो क्यू और आर है वो यूनिक होने चाहिए, यानी नेक्स्ट जो काम है यूनिकनेस का पार्ट रह गया है। तो अब हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस। ठीक है, तो मान लिया एक Q1 मिल रहा है और एक Q2, मतलब आपको दो कोशेंट मिल रहे हैं और दो ही क्या मिल रहे हैं, रिमाइंडर मिल रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से मिल रहे हैं कि आप a को b टाइम ऑफ Q1 प्लस R1 भी लिख पा रहे हो और a को आप b टाइम ऑफ Q2 प्लस में R2 भी लिख पा रहे हो। ठीक है, जहां R1 की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम होगी b माइनस 1, और R2 की मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई है b। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक के लिए आपको प्रूव करना है कि Q1 Q2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और R1 किसके बराबर होना चाहिए, R2 के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, अब ये भी a है ये भी a है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे तो इसका मतलब b टाइम ऑफ Q1 प्लस R1 दिस इज इक्वल टू b टाइम ऑफ Q2 प्लस क्या हो गया है, R2। अब b वाली टर्म्स एक साइड कर लो, r वाली टर्म्स एक साइड कर लो, तो यानी क्या हो जाएगा, b टाइम ऑफ Q1 माइनस में Q2 दिस इज इक्वल टू R2 माइनस में क्या हो गया है, R1 हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यानी ये हो गए b टाइम ऑफ Q2 माइनस Q1 Q1 माइनस Q2 दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हो गया। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से देखिए, Q1 इंटीजर है Q2 इंटीजर है, तो एक इंटीजर मिल रहा है सच दैट b टाइम्स ऑफ इंटीजर दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसका मतलब क्या है, R2 माइनस R1 b का मल्टीपल आ रहा है, यानी b डिवाइड कर रहे हैं किसको, R2 माइनस R1 को। हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, एक थ्योरम देखी थी कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है और प्लस b जो है वो क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो मोड ऑफ a दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ b होता था। ठीक है, तो पहला केस मान लिया कि b नॉन जीरो, यहाँ आप देखो a का काम, ये a की जगह तो कौन आ गया, b आ गया है, और b की जगह कौन आ गया, R2 माइनस R1। अब मान लिया b नॉन जीरो होने का मतलब कौन हो गया, R2 माइनस R1 क्या है, नॉन जीरो है। तो अगर R2 माइनस R1 नॉन जीरो है तो इस थ्योरम से मोड a की जगह कौन हो गया, मोड b, क्योंकि a का काम जो है यहाँ देख सकते हो b कर रहा है।
दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड बी, और मोड बी मतलब मोड बी का मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ R2 माइनस R1। अब बी के साथ दिया हुआ है पॉजिटिव, दिया हुआ है बी पॉजिटिव है तो इसका मोड बी के ही बराबर आ गया, तो इसका मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू R2 माइनस R1 का मोड हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि R2 जो है किसके बराबर होना चाहिए, R1 के बराबर होना चाहिए। तो R2 R1 के बराबर कब होगा, जब R2 माइनस R1 जीरो हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं, नॉन जीरो है, यानी हमें किसी भी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है ताकि R2 माइनस R1 नॉन जीरो पॉसिबल ना हो। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, और इससे R1 R2 बराबर आ जाएंगे। अब यहां से एक चीज आ गई है कि B इज लेस देन इक्वल टू R2 माइनस में R1। ठीक है, अब R1 कैसे है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस से B से। R2 भी कैसे है, नॉन नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली लेस से B से। तो इससे आप कंक्लूड मतलब R1 भी B से छोटा है, R2 भी B से छोटा है, प्लस ये दोनों नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव होने की वजह से इसका मोड भी किससे छोटा हो जाएगा, B से। अगर ये नॉन नेगेटिव ना होता ना तब ये कंडीशन मतलब ट्रू नहीं होती। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, सपोज B का काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ठीक है, R1 की वैल्यू हमने मान ली सपोज या आप B का काम सपोज एक बार के लिए 5 कर रहा है, R1 का काम कर रहा है 3। ठीक है, तो 3 5 से छोटा है। ठीक है, अब -8 है, वो भी किससे छोटा है, 5 से छोटा है। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे, यानी 11 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, यानी इनमें से कोई एक भी नेगेटिव हुआ ना तब ये वाली इनइक्वलिटी जो इनइक्वलिटी है वो होल्ड ना करती। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तब भी होल्ड ना करता। क्यों, क्योंकि अगर -3 5 से छोटा है, -9 भी किससे छोटा है, 5 से छोटा है, लेकिन -3 माइनस ऑफ -9 यानी +9 हो गया, वो सॉरी यहाँ 9 की जगह, हाँ ठीक है, -3 + 9 यानी 6 आ गया, 6 5 से छोटा नहीं है। मतलब अगर ये नेगेटिव होते ना या कोई एक नेगेटिव होता तब ये जो रिजल्ट था होल्ड ना करता, लेकिन नॉन नेगेटिव होने की वजह से R1 भी B से छोटा है, R2 भी B से छोटा है, तो R1 माइनस R2 भी क्या होगा, B से छोटा होगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ये 0 है, कहीं ये B है, ये कहीं R1 है और ये कहीं R2 है। मान लो R2 R1 से बड़ा है, अगर R2 R1 से छोटा है तो R2 R1 के लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि R1 जो है वो B से छोटा है, R1 B से छोटा है, सही है, B के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं। R2 भी क्या है, B के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन देख सकते हो, ये चीज आ रही है और ये भी क्या कर रहा है, B के लेफ्ट में ही लाई कर रहा है। तो R1 माइनस R2 का जो मोड है वो क्या होगा, B से स्ट्रिक्टली लेस होगा। लेकिन यहाँ देखो इस थ्योरम से तो क्या था कि B लेस देन इक्वल टू आ रहा था R2 माइनस R1 से, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि R1 माइनस R2 B के लेफ्ट में है, और ये कह रहा है कि R2 माइनस R1 या तो B के राइट में या B के बराबर है। मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, किस बात पर कॉन्ट्राडिक्शन आई कि आप मान के चले हो कि R2 माइनस R1 नॉन जीरो है, इसका मतलब R2 माइनस R1 जो है वो जीरो होना चाहिए। तो यानी R1 और R2 किसके बराबर आना, सॉरी R1 और R2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यही प्रूव करना था कि R1 और R2 इक्वल होने चाहिए। अब एक और चीज रहेगी कि आपको प्रूव करना है कि Q1 और Q2 भी तो इक्वल होने चाहिए। अब यहां से देखो, अगर R1 R2 के बराबर है, R1 R2 के बराबर निकाल चुके हैं, तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, B Q1 बराबर हो गया किसके, B Q2 के। अब क्या इस स्टेप से आप इस स्टेप पर जा सकते हो, Q1 इज इक्वल टू Q2 जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि B पॉजिटिव है तो यानी नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने की वजह से आप B Q1 अगर B Q2 के बराबर है तो इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि Q1 जो है वो किसके बराबर आएगा, Q2 के। यही हमें प्रूव करना था कि एक से ज्यादा आपको ना तो कोशेंट मिल सकती है और ना ही एक से ज्यादा आपको रिमाइंडर मिल सकते हैं। तो ये थे डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें हमने एक तो एग्जिस्टेंस शो की कि Q और R आपको मिलेंगे कि A जो है वो BQ प्लस में R हो जाए, और सेकेंडली क्या कह रहा था कि आपको वो यूनिक ही मिलेंगे।
डिवीजन एल्गोरिथम में एक चीज और नोट करने वाली बात है, डिवीजन एल्गोरिथम में हमने कंडीशन लगाई है कि जो बी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर बी मान लो नेगेटिव है, सपोज बी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 5, तो 5 को आप लिख सकते हो -3 इंटू 1 प्लस में 8 लिख सकते हो, सही है। यानी यहाँ क्यू का काम कौन कर रहे हैं 1 और यहाँ आर का काम कौन कर रहे हैं 8, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्यू का काम कौन कर रहे हैं 2 काम कर रहे हैं और आर का काम कौन कर रहे हैं 11, तो ये भी तो कितना आएगा 5 आएगा। और भी लिख सकते हो, ये हो गया -3 इंटू में 3 यानी -9 हो गए। अब -9 में क्या चीज ऐड की जाए वो 5 आ गई यानी 14 हो जाएगा। तो इस केस में क्यू कितना हो गया 3 हो गया और आर कितना हो गया 14 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो क्वोशिएंट है और जो रिमाइंडर है वो यूनिक नहीं है। बी पॉजिटिव होने की वजह से वहां यूनिकनेस प्रूव हो गई थी, लेकिन अगर बी नेगेटिव हो जाता है तो एक तो यूनिकनेस की कंडीशन खत्म हो जाएगी। सेकंड क्या कंडीशन खत्म होगी कि वहां कंडीशन थी कि आर नॉन नेगेटिव होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, आर जो है वो 8 है और बी कितना है -3 है, तो 8 -3 से छोटा नहीं है। सेम आप यहाँ देख सकते हो कि रिमाइंडर इससे छोटा नहीं आ रहा, रिमाइंडर इससे छोटा नहीं आ रहा। यानी अगर बी नेगेटिव होता ना तो डिवीजन एल्गोरिथम में ना तो रिमाइंडर का मीनिंग रहता और प्लस जो है यूनिकनेस की जो कंडीशन थी वो भी क्या हो जाती, फेल हो जाती। इस वजह से कंडीशन लगाई हुई कि बी क्या है पॉजिटिव। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिवीजन एल्गोरिथम की। तो नेक्स्ट के कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि जीसीडी क्या होता है, प्लस जो जीसीडी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो हम करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।